साल 1686 में आइजैक न्यूटन ने अपना विश्वविख्यात थ्री लॉज ऑफ मोशन दुनिया को दिया, जो अगले 200 सालों तक बिना किसी मतभेद के माने गए। पर इन लॉज के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। दरअसल ये लॉज आम जिंदगी में एक्सपीरियंस किए जाने वाले स्पीड के केसेस में तो बिल्कुल सही काम करते थे, पर इनमें खामी ये थी कि हाई स्पीड के केसेस में ये ज्यादातर गलत साबित होते थे, जिसे काफी कम लोगों ने नोटिस किया। सन 1906 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टेक्नोलॉजी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसने पूरी फिजिक्स को बदल कर रख दिया। इसे भौतिक शास्त्रियों को वो दुनिया दिखाई जिससे अब तक वो अनजान थे। आइंस्टाइन की खासियत यह थी कि उन्होंने इस दुनिया को उस जरिए से देखने की कोशिश की जब वो लाइट की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हों। काफी तेज गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तीन महत्वपूर्ण कंसिक्वेंसेस हैं। पहला, तेज गति से चल रहे ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे लोगों के लिए समय उन लोगों के मुकाबले धीमा गुजरेगा जो उस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हैं। यानी कि अगर आप खड़े होकर एक ऐसे यान को देखेंगे जिसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के आसपास हो, तो उसके अंदर बैठे लोगों का समय आपके मुकाबले धीमा गुजरेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार के आसपास के रफ्तार से चल रहा हो, तो बाहर खड़े ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वल साइज से छोटा नजर आएगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले इस इमेज को देखिए। ये उस दुनिया की तस्वीर है जिसे हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास नहीं होती, इसलिए इन ऑब्जेक्ट के लेंथ में आया परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। इनमें जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो हमें बिल्कुल उसी साइज में नजर आती हैं जिस साइज में वो असल में होती हैं। पर अब जरा इस इमेज को देखिए। ये वो दुनिया है जहां इन गाड़ियों की रफ्तार लाइट की रफ्तार के आसपास है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हैं उनका साइज हमें थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा, जब किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार लाइट की रफ्तार के आसपास होती है तो उसका मास उसके ओरिजिनल मास के काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए आपके पास दो रॉकेट हैं, ए और बी। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, मतलब कि इसका मास बिल्कुल बराबर ही है। अब आप रॉकेट ए को लॉन्च कर देते हैं, जबकि रॉकेट बी को अभी रेस्ट में ही रहने देते हैं, क्योंकि रॉकेट ए मोशन में है और इसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के आसपास है। जब आप दोनों के मास को कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि रॉकेट ए का मास रॉकेट बी के मास से काफी ज्यादा होगा। अगर बात को साधारण शब्दों में कहूँ, तो जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ती जाती है, उसका मास भी बढ़ता जाता है। आज के इस एपिसोड में हम टाइम डायलेशन को समझेंगे और ये भी जानेंगे ऐसा होता क्यों है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि तेज गति से चलने वाले यान में बैठे लोगों के लिए समय यान के बाहर खड़े ऑब्जर्वर की तुलना में कितना धीमा गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इससे पहले की बात करें तो टाइम डायलेशन की कुछ बेसिक बातों को जान लें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि एब्सलूट रेस्ट या एब्सलूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी कि कोई भी वस्तु पूरी तरह रेस्ट या मोशन की अवस्था में कभी नहीं होती, वो हमेशा किसी के रिलेटिव होती है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आप गहरी नींद में हैं। जब आप नींद से जागते हैं तो आप पाते हैं कि आप एक ऐसे रूम में हैं जिसकी खिड़कियां बंद हैं। जब तक आप उन खिड़कियों को नहीं खोलते, आपको लगता है कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जो स्थिर है। पर जैसे ही आप खिड़कियों को खोलते हैं, आप पाते हैं कि बाहर मौजूद सभी वस्तुएं आपसे पीछे की ओर जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप एक गाड़ी के अंदर हैं जो कि निरंतर आगे बढ़ रहा है। यानी कि जब तक आप गाड़ी के अंदर उस कमरे में हैं, आपको लगेगा कि वो कमरा रुका हुआ है, जबकि एक बाहर खड़े आदमी को वही गाड़ी चलती हुई नजर आएगी। यानी कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है।
अब आप कहेंगे कि मेरा घर तो हमेशा एक ही जगह पर रहता है, तो वो एब्सल्यूट रेस्ट हुआ ना। पर यहाँ भी आप गलत हैं। दरअसल आपका घर केवल पृथ्वी या आपके रिलेटिव में रेस्ट में है, क्योंकि ये पृथ्वी खुद भी स्थिर नहीं है। ये सूर्य का निरंतर चक्कर लगाती रहती है। अगर आप सूर्य पर जाकर पृथ्वी को देखें तो ये मोशन में नजर आएगा। ऐसे में आपका घर रेस्ट में कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भी तो पृथ्वी के साथ मोशन में है। इसी प्रकार हमारा सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक कोर का चक्कर लगाता है। और तो और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी स्थिर नहीं है। यानी कि बिना किसी रेफरेंस फ्रेम के हम नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो एजम्पशंस का इस्तेमाल किया। पहला, फिजिक्स के लॉस ब्रह्मांड के हर कोने में समान रूप से लागू होते हैं। और दूसरा, एक फिक्स मीडियम में लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट होती है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि आप स्थिर खड़े हो या फिर किसी तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी में बैठे हो, जब आप लाइट की रफ्तार को आएंगे तो वो हमेशा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही आएगा। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम जिंदगी की, जिसे हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। मान लीजिए दो कारें एक रोड पर जा रही हैं। रेड कार की रफ्तार है 10 मीटर प्रति सेकंड, जबकि ब्लू कार की रफ्तार है 5 मीटर प्रति सेकंड। रोड के किनारे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चूंकि ये पेड़ मूव नहीं कर रहे, इनकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। दोनों कार और पेड़ की स्पीड को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद स्थिर हैं। अब मान लीजिए आप ब्लू कार में बैठे हैं, तो आपको चीजें कैसी नजर आएंगी? दरअसल आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये लगेगा कि आपकी कार स्थिर खड़ी है और बाकी की चीजें जैसे कि रेड कार और रोड के किनारे मौजूद पेड़ मूव कर रहे हैं। अब रेड कार की रफ्तार आपके लिए 10 मीटर प्रति सेकंड ना होकर 5 मीटर प्रति सेकंड होगी, क्योंकि जिस कार में आप बैठे हैं वो खुद 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। वो पेड़ जो स्थिर खड़े हैं आपको 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे जाते हुए नजर आएंगे। अब मान लीजिए कि आप रेड कार में बैठे हैं, तब ये दुनिया कैसी नजर आएगी? अब होगा ये कि आपको लगेगा मानो आपकी गाड़ी रुकी हुई है, जबकि ब्लू कार और रोड के किनारे मौजूद पेड़ मूव करके आपके पीछे जा रहे हैं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ब्लू कार की रिलेटिव वेलोसिटी होगी -5 मीटर प्रति सेकंड, जबकि पेड़ों की वेलोसिटी होगी -10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ माइनस लाइन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि वो पीछे की दिशा में जा रहे हैं। तो हमने देखा कि आम जिंदगी में अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज हो तो रिलेटिव वेलोसिटी भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। यानी कि रेफरेंस फ्रेम चाहे कोई भी हो, लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे आप ब्लू कार के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर रेड कार के पर्सपेक्टिव से या फिर स्थिर खड़े पेड़ों के पर्सपेक्टिव से, लाइट की स्पीड हमेशा सेम ही होगी। ये थोड़ा अजीब है, इसलिए आमतौर पर इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट की स्पीड हमेशा सेम ही होगी। ये थोड़ा अजीब है, इसलिए आमतौर पर इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट से इसकी पुष्टि की जा चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि टाइम डायलेशन क्या होता है और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे माप सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल लाइट क्लॉक है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिरर लगे हुए हैं। नीचे के मिरर से एक सेंसर भी अटैच्ड है, जो इस समय रीडिंग रिकॉर्ड करता है। जब लाइट ऊपर के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे के मिरर से टकराता है, एक पल को मान लीजिए कि ऊपर और नीचे के मिरर के बीच की दूरी h है। अब लाइट को इस दूरी को तय करने में कुछ समय तो लगेगा ही। इस समय को TAU टाउ मान लीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड c होती है, हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू c ताउ होगा। अब मान लीजिए इस लाइट क्लॉक को हम ऐसे यान में रख देते हैं जो कि लाइट की रफ्तार के आसपास की रफ्तार से चल रहा हो। इस यान में बैठे लोगों को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा।
उन्हें लगेगा मानो उस लाइट क्लॉक में लाइट बिल्कुल सीधी तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, पर उस यान के बाहर खड़े ऑब्जर्वर को कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा। क्योंकि यह यान मोशन में है, इसके साथ वो लाइट क्लॉक भी मोशन में है, इसलिए उस लाइट क्लॉक में ऊपर से नीचे जाने के लिए अब लाइट को स्ट्रेट पाथ की जगह डायगोनल पार्ट लेना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायगोनल पार्ट का डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ से ज्यादा है, यानी कि इस केस में लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हम ये भी जानते हैं कि लाइट की स्पीड एक फिक्स मीडियम में हमेशा सेम ही होती है, चाहे ऑब्जर्वर्स स्थिर हो या मूव कर रहे हो, क्योंकि लाइट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस पहले के मुकाबले बढ़ गया। लाइट के स्पीड को सेम रखने के लिए टाइम को भी बढ़ाना होगा। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, पर इस उदाहरण को आसान बनाने के लिए इसे मात्र 3 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मान लीजिए पहले केस में डिस्टेंस 6 मीटर था। अगर हम टाइम निकालेंगे तो आएगा 2 सेकंड, क्योंकि लाइट की स्पीड तो फिक्स थी, जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड थी। दूसरे केस की बात करें तो लाइट ने यहाँ पहले से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लीजिए ये डिस्टेंस 12 मीटर है। लाइट की स्पीड तो फिक्स्ड है, जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड ही है। ऐसे में अगर टाइम निकालेंगे तो आएगा 4 सेकंड, यानी कि जो लोग यान के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए 2 सेकंड ही गुजरे होंगे, जबकि यान के बाहर खड़े लोगों के लिए 4 सेकंड गुजरे होंगे। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। दिलचस्प बात यह है कि आप टाइम डायलेशन का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक तेज गति से चल रहे यान के बाहर खड़ा आदमी जब उस यान पर मौजूद लाइट क्लॉक को देखेगा तो लाइट उसे डायगोनल पार्ट में ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखें तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका हाइट है h। इस हाइट को हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो सी ताऊ आया है। अब अगर इसके हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये तो डिस्टेंस है जो कि लाइट ने डायगोनली ट्रेवल किया है। मान लीजिए इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को टी टाइम लगा। क्योंकि लाइट की स्पीड फिक्स है, जिसे हमने सी माना था, हम इस डिस्टेंस को भी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आएगा सी टी। अब बात करते हैं बेस की। दरअसल यान खुद भी एक वेलोसिटी है के साथ मूव कर रहा है, जिसके साथ हमारा लाइट क्लॉक भी मूव कर रहा है। इसने भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टी टाइम ही लिया है। इस वेलोसिटी को अगर वी माने तो हम कह सकते हैं कि बेस का डिस्टेंस होगा वी टी। हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, जो कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस सी ताऊ स्क्वायर। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को मैथ्स और इक्वेशंस पसंद नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह से डिराइव नहीं करूंगी। अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा सॉल्व करें और रीअरेंज करें तो आपको टाइम डायलेशन का इक्वेशन मिल जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि एक तेज गति से चल रहे यान पर बैठे लोगों के लिए कितना समय गुजरेगा और उस दौरान पृथ्वी पर कितना समय गुजरेगा। आइए इसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे यान में यात्रा कर रहे हैं जो कि लाइट के रफ्तार के आधे रफ्तार से चल रहा है। आप इस यान पर 10 साल गुजार देते हैं। ऐसे में पृथ्वी पर रह रहे लोगों के लिए कितने साल गुजरे होंगे, ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके लिए तो 10 ही गुजरेंगे, जबकि पृथ्वी पर रह रहे लोगों के लिए उस दौरान 11.54 साल गुजर जाएंगे। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि बाहर खड़े ऑब्जर्वर को लगेगा कि तेज गति से चल रहे यान में बैठे लोगों के लिए समय धीमा गुजर रहा है, पर यान के अंदर बैठे लोग जब बाहर खड़े उस ऑब्जर्वर को देखेंगे तो उन्हें उनका समय किस गति से गुजरता हुआ दिखाई देगा। दरअसल उन्हें भी लगेगा कि बाहर खड़े लोगों के लिए समय धीमा गुजर रहा है, क्योंकि उनका
फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया है। उनके लिए अब वो खुद स्थिर है, जबकि बाहर खड़ा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अगर अब तक आप ये सोच रहे हैं कि टाइम डायलेशन मात्र एक कल्पना है, तो आप गलत हैं। इसे एटॉमिक क्लॉक्स के ज़रिए वेरीफाई भी किया जा चुका है। 2 एटॉमिक क्लॉक्स में जो समय का अंतर आया, वो भी बिल्कुल टाइम डायलेशन इक्वेशन से प्रेडिक्ट किए गए अंतर जितना ही था, जो कि ये साबित करता है कि टाइम डायलेशन एक सच्चाई है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को हम किसी दूसरे एपिसोड में समझेंगे। आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।